हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका नविका अकेडमी में। अपना राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ रहे थे जनवरी महीने का। सो जस्ट अपन ने कवर कर लिया था। ये अपनी दूसरी वीडियो है। इसमें जनवरी महीने के कुछ प्रमुख सम्मेलन हुए थे, कॉन्फ्रेंस, एक्सपो वगैरह आयोजित किए गए थे, उसे अपन देखेंगे। इसके बाद में एक और क्लास रहेगी अपनी, जिसमें चर्चित स्थान, अपना एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा। उसमें है आपका चर्चित स्थान, और उसमें दूसरा अपना रह जाएगा खेल वाला, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, खेल और खिलाड़ी। ये दो चीजें अपन कल एक और क्लास लेके आएंगे छोटी सी, उसमें इनको कवर कर लेंगे और राजस्थान का जनवरी महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की ओर बिना समय बर्बाद किए। मैंने बताया था कि अपन जहाँ जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपके विश्वसनीय जो मैगजीन्स होती है या फिर राजस्थान सरकार की वेबसाइट से राजस्थान करंट अफेयर में जो सूजस पत्रिका होती है राजस्थान की, उसे अपन यहाँ कवर कर रहे हैं। तो आपको जो भी तैयारी कर रहा है आरएस की या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की या फिर ईओआरओ की, तो अपने यार दोस्तों तक सेशन को जरूर शेयर करना, बताना, और कि भाई यहाँ पे अपन करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आप अपन इसकी पीडीएफ शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आप आज का, राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार। ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आरपीएससी के एग्जाम में, है ना, आरपीएससी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेगा। क्या है प्रश्न में ऐसा? राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के उप सचिव, किसके लिए? परीक्षा के लिए, जो परीक्षा आयोजित करवाते हैं वो उप सचिव, और आपके जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं, इसके पदनामों को किस संयुक्त पदनाम से जाना जाएगा? संयुक्त पदनाम का मतलब क्या है? दो पदनाम यहाँ दिए गए हैं, एक है उप सचिव परीक्षा के लिए और परीक्षा नियंत्रक। इन दोनों को अब एक ही नाम से, एक ही संयुक्त नाम से जाना जाएगा, और वो नाम क्या है आपको बताना है। ये प्रश्न है और आरपीएससी सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। ये मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, लिखा हुआ है यहाँ पे, राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि अभी जो नाम है उप सचिव का और परीक्षा नियंत्रक का, इसे कोई एक नाम से जाना जाएगा। बताइए, तो याद रखना आपके जो सचिव का नाम रहेगा वो क्या रहना है? उप सचिव। उप सचिव परीक्षा और परीक्षा नियंत्रक, इनको अब किस नाम से जाना जाएगा? उप सचिव के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये पीछे जो परीक्षा नाम है और ये जो परीक्षा नियंत्रक है, इसका कोई महत्व नहीं रह गया, अब इन्हें उप सचिव के नाम से जाना जाएगा। याद रखना, ऑप्शन में आपको सचिव, परीक्षा लेखा परीक्षक या फिर परीक्षा सचिव भी आपको देखने को मिलेगा। आपको याद रखना है उप सचिव के नाम से इनको जाना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण है। एक राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के 73 विजेता, हाल ही में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए, और इसमें राजस्थान से 73 विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इसे देखते हैं क्या है आगे। समारोह का आयोजन, भाई किस समारोह में, किस स्थान पर इसको आयोजित किया गया था समारोह को? तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, संविधान क्लब कहाँ है आपके? जयपुर में है। यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संस्था की बात करें, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जो संस्था है, इसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? व्यक्ति, संस्था या फिर अन्य जो कैटेगरी है इसमें, वो 73 कैटेगरी, 73 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ये आयोजन कहाँ पे हुआ था इस कार्यक्रम का? तो संविधान क्लब जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 73 विजेता है, इसमें से 30 संस्थान है, संस्थान या व्यक्ति कितने हैं? 30 संस्थान या व्यक्ति है, और 43 अन्य कैटेगरी जिसमें शामिल है। ठीक है, पिछले 3 वर्षों के दौरान ऊर्जा संरक्षण हेतु ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, पिछले 3 वर्षों के लिए। अभी आरपीएससी ने एक पेपर लिया था, वहां आरपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा था, मतलब सेम ऐसा ही प्रश्न था। वहां लिखा हुआ था कि पिछले 2 वर्षों के लिए, ठीक है, पिछले 2 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में उत्कृष्ट कार्य के लिए, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य हेतु ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वहां पे लिखा हुआ था पिछले 2 वर्षों में उत्कृष्ट कार्य के लिए। आपको क्या याद रखना है? 2 नहीं, 3 वर्षों में। ठीक है, तो इस तरह का बड़ा शानदार स्टेटमेंट बनेगा आपके एग्जाम में, जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहा है। और आजकल तो अधीनस्थ बोर्ड ने भी जो ट्रेंड बदला है, वहां भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसको कि आपके जो पिछले 3 वर्षों में, ठीक है, पिछले 3 वर्षों के दौरान ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 5 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्रेणी याद रखना है इसकी, 5 कैटेगरीज है। कौन कौन सी है छोड़ो उनको, बस याद रखना 5 कैटेगरीज में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब 2 व्यक्ति है यहाँ पे, 2 संस्थान या व्यक्ति है, नाम याद रखना। एक है सरकारी श्रेणी में, अलवर जिला कलेक्टर है डॉक्टर अर्तिका शुक्ला। क्या नाम है? डॉक्टर अर्तिका शुक्ला। जब
अभी थोड़े दिन पहले जल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए थे। आपको पता है जल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए थे राष्ट्रपति द्वारा। तो वहां आपके जो बाड़मेर की कलेक्टर है टीना डावी, उनका नाम पूछा था। ठीक है, कि निम्न में से किसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वहां नाम पूछा है आपके जल पुरस्कारों की श्रेणी में। यहाँ आपके याद रखना भाई, जो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है उसमें डॉक्टर अर्तिका शुक्ला को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था सरकारी श्रेणी में। ठीक है, सरकारी श्रेणी में किसे, डॉक्टर अर्तिका शुक्ला। वही नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा यहाँ से। ठीक है, ये जो स्लाइड है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ये अलवर की जिला कलेक्टर है, कहीं अर्तिका शुक्ला याद करके चले जाओ और पता नहीं चले कौन से जिले से है। उद्योग श्रेणी में बात करें तो श्री सीमेंट लिमिटेड, ये खुसखेड़ा भिवाड़ी में इसकी एक यूनिट काम करती है, श्री सीमेंट। वैसे कहाँ है, ब्यावर में है, खुसखेड़ा में भी इसकी एक ब्रांच है। ठीक है, तो श्री सीमेंट के लिए याद रखना आपको कि खुसखेड़ा यूनिट को सबसे कम विशिष्ट ऊर्जा खपत, भाई ये जो सीमेंट की फैक्ट्री है आपके खुसखेड़ा में, इसे सबसे कम विशिष्ट ऊर्जा खपत, इस मतलब इन्होंने जो उत्पादन किया है उसमें ऊर्जा की खपत का ध्यान रखते हुए अच्छे से उत्पादन किया है, ऊर्जा का वेस्टेज नहीं किया, तो उसे इस श्रेणी में, उद्योग श्रेणी में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसके लिए प्रथम पुरस्कार, उद्योग श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखना है भाई खुसखेड़ा की यूनिट है श्री सीमेंट की, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अलवर की जिला कलेक्टर है डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, इन्हें भी प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है सरकारी श्रेणी में। ठीक है, दो बातें थी, सरकारी श्रेणी में और आपके उद्योग श्रेणी में। 73 विजेता है, 30 संस्थान या व्यक्ति है और 43 अन्य कैटेगरीज है। 5 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है पिछले 3 वर्षों के दौरान, 22-23, 23-24 और 24-25। कैसे याद रखोगे, 2022-23, 2023-24 और 2024-25, इन 3 वर्षों का लेखा जोखा, इन 3 वर्षों में जो भी उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं ऊर्जा संरक्षण के लिए राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में ये पुरस्कार प्रदान किए गए, भूलना नहीं है। आगे चलते हैं। इसी दौरान जो इसी महीने में, जनवरी महीने में एक और न्यूज आया आपके, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी। आपको पता है कि पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये किसके लिए है, इसके 3 घटक है। भाई शुरुआत कब हुई थी इसकी, इसकी शुरुआत हुई है मार्च 2019 में। तो सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना शुरू की गई है। किसके लिए है, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि इसके 3 घटक है। कितने घटक है इसके, इस योजना के 3 घटक है, घटक ए, घटक बी और घटक सी। ठीक है, पहले भी बताया था आपको कि राजस्थान घटक ए में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्रेष्ठ पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है, अग्रणी राज्य है। ठीक है, अब याद रखना घटक सी में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है, गोल्ड। ठीक है, राजस्थान को स्वर्ण पदक मिला है, स्वर्ण पुरस्कार मिला है, गोल्ड मिला है। किसके लिए मिला है ये, ऊर्जा संरक्षण के लिए। राजस्थान की कुसुम, जो पीएम कुसुम योजना, इसके कंपोनेंट सी में राजस्थान को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी जो समारोह है, पहले ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कहाँ प्रदान किए गए थे, आपके संविधान क्लब जयपुर में। अब क्योंकि योजना सेंटर है ना, तो आपके केंद्र सरकार द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का वार्षिक समारोह किया गया था आपके नई दिल्ली में और वहां ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखना है इसको, ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन आपके जो समारोह आयोजित किया गया था वो नई दिल्ली में, और वहां ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। पुरस्कार केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदान किए गए, है ना। अब ऑप्शन में दे देगा कि पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए थे। किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, याद रखना है इनको, ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से। आगे चलते हैं। उसके बाद में है प्राप्तकर्ता, किसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आरती डोगरा, राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन कौन है, आरती डोगरा। ये ठीक वैसा ही प्रश्न बन जाता है कि जैसे जल पुरस्कार किसने प्राप्त किए थे, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पे जितने हो सके उतने स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राप्तकर्ता कौन है, आरती डोगरा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आरती डोगरा है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कौन सी है कि कंपोनेंट सी में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला, गोल्ड पुरस्कार मिला। ठीक है, याद रखना भाई।
उसके बाद में है राजस्थान पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में देश में प्रथम स्थान पर। अपन अभी बात कर रहे थे, याद रखना कंपोनेंट ए में कौन से स्थान पर है, कंपोनेंट ए में राजस्थान पहले स्थान पर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सोलर पंप स्थापित किए जाते हैं खेतों में। ठीक है, तो सोलर पंप के द्वारा आपके जो बिजली उत्पादित की जाती है। राजस्थान पीएम कुसुम योजना में कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, ये आ चुका है एग्जाम में और आगे भी आएगा। और कंपोनेंट सी में फीडर लेवल सोलराइजेशन में भी राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, याद रखना भाई इसको। कंपोनेंट सी में फीडर लेवल सोलराइजेशन, जो फीडर लगे हुए ऑलरेडी उन्हें सौर्यकरण में बदलना, सोलर ऊर्जा में बदलने के लिए राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन कौन से घटक में है, घटक ए में और घटक सी में राजस्थान पहले स्थान पर है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि घटक सी में राजस्थान को स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड पुरस्कार मिला है। आरती डोगरा का नाम याद रखना है, राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन है, केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, याद रखना। नीचे लिखा हुआ है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, अपन अभी पढ़ लिया इनके बारे में। 73 विजेताओं को ये पुरस्कार मिला है ना। बिजली बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान दे, ये माननीय मुख्यमंत्री की अपील है। अगली योजना, अगली न्यूज है आपके पीएम विश्वकर्मा योजना में राजस्थान, राजस्थान के बारे में है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना एक्चुअल में है क्या, तो इसमें समझ लेते हैं। ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए ये केंद्रीय योजना है। कौन सी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। अब नाम से ही पता चल रहा है विश्वकर्मा, तो किसके लिए होगी, जो आपके इसमें कैटेगरीज नहीं लिखी हुई। विश्वकर्मा योजना होती है जो विनिर्माण में योगदान देते हैं, जो निर्माण श्रमिक होते हैं। ठीक है, जिसमें अपने लकड़ी का काम करने वाले होते हैं, सीमेंट का काम करने वाले जो होते हैं, निर्माण श्रमिकों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है, जो कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देती है, उन्हें उन्हें पैसा देती है। ठीक है, तो 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय, वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। तो योजना का व्यय कितना है, पीएम विश्वकर्मा योजना। सीधा सीधा इसमें बाकी और एग्जाम्स में जो अधीनस्थ बोर्ड पूछेगा तो वो यहाँ से प्रश्न बनाएगा कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण वितरण में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा। ठीक है, तो राजस्थान देश भर में ऋण वितरण में दूसरे स्थान पर रहा था। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि आरपीएससी की एग्जाम की बात करें तो आरपीएससी सीधा पूछेगा पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, ऑप्शन स्टेटमेंट के हिसाब से। इस योजना का व्यय 13,000 करोड़ रुपए है। इस योजना में टूल किट एवं प्रशिक्षण में राजस्थान को तीसरे स्थान पर रखा गया। या फिर कुछ भी इनमें से पूछ लेगा और पूछेगा कि पहली बार में 18 पारंपरिक व्यापारों को इसमें शामिल किया गया। तो कुल मिला के केंद्रीय चीज को और राजस्थान के बारे में दोनों ही संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछेगी आरपीएससी। तो इस बात को याद रखना कि आरपीएससी कैसे प्रश्न बनाती है और अधीनस्थ बोर्ड कैसे प्रश्न बनाता है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, पर प्रश्न बड़े अच्छे बनाती है आरपीएससी, आपने देखे होंगे। तो याद रखना पीएम विश्वकर्मा योजना की अपन बात कर रहे थे, तो इसका व्यय है 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। पहली बार 18 पारंपरिक व्यापारों को इसमें शामिल किया गया। याद रखने वाली बात है कि 18 पारंपरिक व्यापारों को इसमें शामिल किया गया है। कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान दी जाएगी, है ना। 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए की पहली किस्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त तक की ऋण सहायता। कितनी ब्याज दर है, 5% की, 5% की ब्याज दर है। पांच परसेंट की ब्याज दर है। ठीक है, और ऋण सहायता कितनी है आपके, ऋण सहायता में पहली किस्त आपके 1 लाख रुपए और उसके बाद में 2 लाख रुपए, ये दो किस्तों में है। 5% की ब्याज दर पर आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा ये। तो याद रखने वाली बातें हैं, 18 पारंपरिक व्यवसाय है, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए 5% की ब्याज दर पर 13,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। जो महत्वपूर्ण बात है, क्यों अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान ने इसमें उत्कृष्ट कार्य किया, राजस्थान को इसमें अधिक लाभ मिला। ऋण वितरण में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है भाई। ठीक है, ऋण वितरण में जो इस योजना में ऋण प्रदान किया जाता है, देश भर में राजस्थान को दूसरे स्थान पर इसमें लाभ प्रदान किया जाता है। टूल किट एवं प्रशिक्षण, टूल किट मतलब आपको जो विश्वकर्मा कारीगर होते हैं उन्हें जो भी उपकरण चाहिए, तो उन उपकरणों के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। राजस्थान के जो श्रमिक है, जो विश्वकर्मा श्रमिक है, उन्हें उपकरण प्रदान किए जाएंगे, टूल किट प्रदान किए जाएंगे और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, याद रखना। अगली बात है पंजीकरण की। तो पंजीकरण की बात करें तो स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, हथौड़ा या टूल किट निर्माता, इन्हें प्रथम स्थान पर राजस्थान का चयन किया गया है। पंजीकरण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। कुल 18 कैटेगरीज है इस योजना में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ चार कैटेगरी की, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, हथौड़ा या टूल किट निर्माता। ठीक है, इन 4 कैटेगरीज के पंजीकरण में
राजस्थान देश में पहले स्थान पर है ना। एक तो पंजीकरण में पहले स्थान पर है, 4 कैटेगरीज का नाम याद रखना। अब वो आपसे स्टेटमेंट में गलत करवाएगा कि पीएम जो आपके विश्वकर्मा योजना है, इसमें समस्त 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान पंजीकरण में पहले स्थान पर है। नहीं, राजस्थान 18 व्यापारों में पहले स्थान पर नहीं है, राजस्थान 4 व्यापारों में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो पंजीकरण में 4 व्यापार है, टूल किट एवं प्रशिक्षण में तीसरे स्थान पर है, ऋण वितरण में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको। 5% की ब्याज दर पर आपको ऋण मिलेगा। उसके बाद में एक प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आएगा यहां से। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान के किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पूछा क्या है आपके, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? ठीक है, आपको जवाब देना है घना पक्षी विहार, सरिस्का, कुंभलगढ़ और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, किसके बारे में है? इको सेंसिटिव जोन के बारे में। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इसमें आपको याद रखना है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार कहाँ है? राजसमंद में है, पाली में है, ब्यावर में भी इसका विस्तार आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत उदयपुर में भी इसका भाग आता है। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसमें याद रखना 0 से 1 किलोमीटर का दायरा, 1 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन में शामिल है, इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है भाई। ठीक है, ये वन लाइनर में प्रश्न आएगा आपके, प्रश्न कुछ ऐसे ही मिलेगा आपको देखने में, है ना। आगे चलते हैं। बड़ी, ये मान लीजिए कि अभी एग्जाम लगा था आपके, शायद वीडियो का एग्जाम था, वीडियो के एग्जाम में ये प्रश्न आया था एक, कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में, राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में दुर्लभ मांसाहारी पौधा देखने को मिला था? ठीक है, ये प्रश्न आया था आपके वीडियो के एग्जाम में। अब उस समय जब चर्चा में था 2025 में, तो वहां प्रश्न आया आपके, अभी वापस से चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके, यहाँ दुर्लभ कीटाहारी मांसाहारी पौधा है, इसका नाम है यूट्रिकुलेरिया, या इसको बोला जाता है ब्लेडरवार्ट, ब्लेडरवार्ट या यूट्रिकुलेरिया इस पौधे का नाम है। ये मांसाहारी पौधा होता है और दिखने में कुछ ऐसा होता है, देखिए ये पौधा है आपके यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, दुर्लभ मांसाहारी पौधा है। हाल ही में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में या फिर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ये देखा गया है। ठीक है, याद रखना है, यहां से आपका प्रश्न आएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहले भी आ चुका है यहाँ से, अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछा है, आरपीएससी ने भी पूछा है। तो दुर्लभ कीटाहारी मांसाहारी पौधे का यदि नाम पूछ लिया जाए कि हाल ही में केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में या राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ कीटाहारी पौधा मिला, उसका नाम क्या है? यदि आपसे यूट्रिकुलेरिया ना पूछे और ब्लैडर वार्ट पूछ ले तो भी हमें याद रखना है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? प्रवासी पक्षी, ये पक्षी है, देखिए बड़ा सुंदर है दिखने में। ठीक है, ये यूरोपीय पक्षी है। ठीक है, यूरोपीय पक्षी है, जो कि इसका नाम है कॉमन सेल्डक। क्या नाम है? कॉमन सेल्डक। ठीक है, नाम भी अच्छा ही है, कॉमन सेल्डक, ये नाम याद रखना। ये भरतपुर में देखा गया आपके केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में, 10 साल बाद इस पक्षी को देखा गया है। ठीक है, तो अलग बात है, अपने आप में विचित्र बात है कि कोई पक्षी 10 साल बाद वापस से उसी जगह देखने को मिल रहा है ना। तो याद रखना, इस पक्षी का नाम याद रखना कॉमन सेल्डक है, और वृक्ष का नाम याद रखना है यूट्रिकुलेरिया या ब्लेडर वार्ट है। ठीक है, कहाँ देखने को मिले ये? कुंभलगढ़ में देखने को मिले थे क्या? नहीं, कुंभलगढ़ तो क्या घोषित किया गया था आपके? इको जोन घोषित किया गया था, सेंसिटिव इको जोन घोषित किया गया था कुंभलगढ़। और ये क्या था? केवलादेव में आपके पक्षी और पौधा ये देखने को मिले हैं, है ना, याद रखना इसको। उसके बाद में एक और अभ्यारण्य चर्चा में रहा था, वो है आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य है कहाँ? आपके 12 में है। ठीक है, कहाँ है? 12 में। शेरगढ़ अभ्यारण्य आपके 12 में है। दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली, इसका नाम क्या है? रस्टी स्पॉटेड कैट। स्पॉटेड कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट नाम याद रखना है। ये देखिए बड़ी प्यारी सी बिल्ली है। ठीक है, आपके जो घरेलू बिल्ली होती है, ठीक है, जो आपके घरेलू बिल्ली होती है, घरेलू बिल्ली से दोगुनी छोटी है आकार में, है ना। आकार में कितनी है? जो आपके घरेलू बिल्ली होती है आप घरों में देखते हो, ठीक है, तो उससे लगभग दुगनी छोटी है। तो ये छोटी सी बिल्ली है आपकी,
ठीक है, ये आपके देखने को मिली है, जो कि दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है, रस्टी स्पॉटेड कैट। इसका नाम याद रखना, ये देखी गई है आपके, स्पॉट की गई है आपके 12 में। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? 12 में है ना, यहाँ देखी गई है ये। IUCN में यह बिल्ली संकट के करीब, ठीक है, किसकी कैटेगरी में है? ये जो अलग अलग कैटेगरी होती है, संकटग्रस्त कैटेगरी होती है, दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजाति होती है, जो कैटेगरी होती है, तो IUCN में ये बिल्ली संकट के करीब श्रेणी में दर्ज है, संकट के करीब श्रेणी में दर्ज है। मुझे लगता है कि RPS से आपसे ये भी कैटेगरी पूछ ले सकता है, स्टेटमेंट का यदि प्रश्न आता है तो, ठीक है। तो संकट के करीब दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली शेरगढ़ अभ्यारण्य में देखने को मिली है। ये जो बिल्ली है मुख्यतः भारत और श्रीलंका में देखने को मिलती है, ठीक है, मुख्यतः भारत और श्रीलंका में देखने को ये बिल्ली मिलती है। और भारत में इसकी आबादी, अगर बात करें आबादी की, तो भारत में लगभग 80% आबादी भारत में है इस बिल्ली की, ठीक है। आबादी कहाँ है? भारत में है, याद रखना भाई शेरगढ़ अभ्यारण्य को। उसके बाद में आगे चलते हैं। अभी राजस्थान में जो 78वां सेना दिवस मनाया गया था आर्मी का, ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया था। आर्मी डे परेड चर्चा में था क्योंकि राजस्थान में पहली बार किया गया, और दिल्ली से बाहर इसका आयोजन चौथी बार किया गया है, और पहली बार किसी सैनिक छावनी से बाहर कहाँ किया गया था? आपके महल रोड जगतपुरा में इस आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया था। इसमें अच्छी बात क्या है कि सैनिक छावनी से बाहर पहली बार इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो यहां से आपका प्रश्न जरूर बनेगा, जो आपका आर्मी डे परेड आयोजित की गई थी, सैन्य परेड, तो यहां से आपका प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। एक प्रश्न तो पक्का यहां से आएगा, और एक प्रश्न आपके पद्म पुरस्कारों से आएगा, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो देश में पहली बार सैन्य छावनी के बाहर हुआ जयपुर में इसका आयोजन, ठीक है, पहली बार सैन्य छावनी के बाहर इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया था? जयपुर में। 78वां सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी 2026 को, ठीक है। तो 15 जनवरी 2026 को 78वां सेना दिवस मनाया गया। इसके बारे में और देखेंगे, अभी एक बार देख लेते हैं कि जो आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया था, तो क्या उसमें केवल एक दिन की परेड थी? नहीं, एक दिन की परेड नहीं थी। 15 जनवरी को उसकी मेन परेड जो होती है ना, मुख्य परेड, उसका आयोजन किया गया था। उससे पहले कुछ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, और मुझे उम्मीद है कि RPSC या अधीनस्थ बोर्ड वहां से भी प्रश्न पूछेगा। अच्छा, प्रश्न क्या आएगा? एक प्रदर्शनी है अपनी सेना को जाने, ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, अपनी सेना को जाने। ये प्रदर्शनी आपके श्री भवानी निकेतन कॉलेज, कहाँ है? जयपुर में है। सारा कार्यक्रम जयपुर में ही है, ठीक है। तो श्री भवानी निकेतन कॉलेज जयपुर में अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अब आपको स्टेटमेंट में देगा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में अपनी सेना को जानो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, गलत हो जाएगा। कहाँ किया गया था? श्री भवानी निकेतन कॉलेज में अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था 8 से 12 जनवरी 2026 को। अपनी सेना को जाने 8 से 12 जनवरी 2026 को, याद रखना ही भाई, ठीक है, 8 से 12 जनवरी। उसके बाद में है सेना दिवस परेड रिहर्सल, रिहर्सल किया गया था मुख्य परेड से पहले, वो किया गया था 9, 11 और 13 जनवरी को। कहाँ कहाँ किया गया था? आपके महल रोड में, ठीक है, महल रोड जगतपुरा में सेना दिवस परेड का रिहर्सल किया गया। और शौर्य संध्या भाई बहुत महत्वपूर्ण है ना, चर्चा में थी ना ये। शौर्य संध्या 10 एवं 15 जनवरी को शाम को आयोजित की गई थी 5:30 से 7 बजे। टाइम कोई बात नहीं, याद नहीं रहना, लेकिन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर आपको याद रखना है। 10 जनवरी और 15 जनवरी की डेट भी आपको याद रखनी है। क्या बात है? शौर्य संध्या सबसे महत्वपूर्ण, इसमें लाइन क्या है आपके? शौर्य संध्या। तो शौर्य संध्या का आयोजन कब किया गया था? 10 और 15 जनवरी को। 10 जनवरी को और 15 जनवरी को SMS स्टेडियम में, SMS स्टेडियम जयपुर में शौर्य संध्या का आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। और जो मुख्य सेना दिवस परेड है, ये आपकी 15 जनवरी को आयोजित की गई थी महल रोड जगतपुरा में। कहाँ? महल रोड जगतपुरा में, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। भारतीय सेना शौर्य एवं बलिदान की परंपरा, ये इसकी थीम थी इस कार्यक्रम की। याद रखना है आपको, महल रोड में सेना दिवस परेड का रिहर्सल किया गया। सेना दिवस परेड भी महल रोड में की गई थी 15 जनवरी को। शौर्य संध्या सवाई मानसिंह स्टेडियम में, और अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी श्री भवानी निकेतन कॉलेज में आयोजित की गई थी, ठीक है। याद रखना 78वां सेना दिवस था। क्रम में पूछ सकता है कौन सा संस्करण था? 78वां संस्करण था। देश में पहली बार सैन्य छावनी से बाहर जयपुर में और दिल्ली से बाहर चौथी बार इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 78वां सेना दिवस, जिसकी थीम क्या है आपके? भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। थीम क्या थी आपके? भारतीय सेना शौर्य और बलिदान इसकी थीम है, याद रखने वाली बात है, ठीक है, थीम जरूर याद रखना। आयोजन आपके महल रोड जगतपुरा में किया गया। चौथी बार दिल्ली से बाहर आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया, और पहली बार किसी असैन्य क्षेत्र में
सैनिक छावनी से बाहर, ठीक है। तो किसी असैन्य क्षेत्र में पहली बार इस परेड का आयोजन किया गया, और आपके राजस्थान में पहली बार इस परेड का आयोजन किया गया। 3 बातें हैं, दिल्ली से बाहर चौथी बार है, ठीक है, असैन्य क्षेत्र में पहली बार है, मतलब सैनिक छावनी से बाहर पहली बार है, और राजस्थान में पहली बार है, ठीक है, याद रखने वाली बातें हैं। 5 वीर सपूतों को मरणोपरांत सेना मेडल प्राप्त हुआ। जो 78वां सेना दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था? 15 जनवरी को, ठीक है। तो 15 जनवरी को आपके 5 वीर सपूतों को क्या मिला था? मरणोपरांत सेना आर्मी मेडल मिला था, ठीक है। नाम याद रखना, मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, लांस नायक सुभाष कुमार, लॉन्स नायक आपके प्रदीप कुमार। तो प्रदीप कुमार, दिनेश कुमार, सुभाष कुमार, लॉन्स नायक है, हवलदार सुनील कुमार है, और मेजर पवन कुमार है। ये 5 नाम हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, आरपीएससी तो कम से कम पूछ ही सकता है। वैसे भी यहाँ पे करंट अफेयर का जो बहुत सारी चीजें होती है चर्चा में, लेकिन हम आपके लिए छांट छांट के लेके आते हैं ना, तो छांट के भी लेके आए और आप इसको भी ना पढ़े तो फिर तो गड़बड़ है। तो ये 5 नाम याद रखना भाई, पवन कुमार है, सुनील कुमार, दिनेश कुमार, सुभाष कुमार और प्रदीप कुमार, ठीक है। जैसे भी आप ट्रिक बनाते हो याद रखना 5 नाम, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखनी है। संध्या परेड जरूर याद रखना, मैंने आपको बताई, वहां से प्रश्न आएगा एसएमएस स्टेडियम का। और भारतीय सेना की जो थीम है आपके, भारतीय सेना शौर्य और बलिदान, ये थीम को नहीं बोलना भाई, है ना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाई गई थी आपकी, ठीक है। जनवरी में 2 मेन चीजें हैं, एक तो है आर्मी डे परेड और दूसरी है आपके गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। तो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, और आर्मी डे परेड कौन सी थी? जो सेना दिवस कौन सा था? 78वां, ठीक है। गणतंत्र दिवस तो है आपके 77वां, गणतंत्र दिवस कौन सा है? 77वां, ठीक है। और सेना दिवस कौन सा है? सेना दिवस है आपके 78वां, ठीक है। दोनों का क्रम याद रखना, पूछा जाता है भैया आजकल, है ना, क्रम याद रखना। राष्ट्रीय परेड कर्तव्य पथ नई दिल्ली में, अब जो 77वां गणतंत्र दिवस है उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? मैंने बोला है राज्य स्तरीय कार्यक्रम, तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम याद रखना एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया जाएगा, है ना। लेकिन मैंने बोला कि राष्ट्रीय परेड, ठीक है, तो राष्ट्रीय परेड कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित की गई, कर्तव्य पथ नई दिल्ली में, ठीक है। राजस्थान की झांकी में उस्ता कला, बीकानेर की उस्ता कला अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर में, बहुत ढंग से पढ़ते हैं उस्ता कला को। तो उस्ता कला को राजस्थान की झांकी में प्रदर्शित किया गया, और राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है रावण हत्ता, इसका भी प्रदर्शन किया गया। तो राज्य वाद्य यंत्र जो रावण हत्ता है उसका, और उस्ता कला का राजस्थान की झांकी में प्रदर्शन किया गया। रावण हत्ता वाद्य के साथ कलाकार की 180 डिग्री घूमती हुई प्रतिमा शामिल थी, 180 डिग्री की घूमती हुई प्रतिमा, लगभग 13 फीट की प्रतिमा थी, ठीक है। 13 फीट की इस प्रतिमा जो कि 180 डिग्री पे घूमती हुई है, इसका प्रदर्शन किया गया। थीम थी इस प्रदर्शनी की राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। राजस्थान की जो झांकी थी, राजस्थान की जो झांकी है उसकी थीम क्या थी आपके? राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, याद रखने वाली बात है, राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, याद रखना भाई इसको। राजस्थान की झांकी पॉपुलर चॉइस के 3य पुरस्कार से सम्मानित की गई, पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला राजस्थान की झांकी को, 3य पुरस्कार मिला था, ठीक है, 3य पुरस्कार मिला था। गुजरात की झांकी को प्रथम पुरस्कार, और यूपी की झांकी को द्वितीय पॉपुलर चॉइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखना इनको। आगे चलते हैं, वापस देख लीजिए एक बार। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 राष्ट्रीय परेड का आयोजन कहाँ किया गया था? कर्तव्य पथ नई दिल्ली में, ठीक है, कर्तव्य पथ नई दिल्ली में। राजस्थान की झांकी को पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला था, 3य पुरस्कार राजस्थान की झांकी को मिला, तीसरा पुरस्कार, पहला गुजरात की झांकी को, दूसरा यूपी उत्तर प्रदेश की झांकी को, ठीक है, और 3य राजस्थान की झांकी को। उसके बाद में थीम थी राजस्थान की, तो बाकी थीम याद रहे ना रहे, कम से कम राजस्थान की थीम जरूर याद रखना। राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, क्या है? राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, पुस्तक कला को प्रदर्शित किया गया, और आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 77वां गणतंत्र दिवस कार्यक्रम जो राजस्थान की बात करें, तो उस समय राजस्थान में संध्या के समय एट होम कार्यक्रम आयोजित किया गया था लोक भवन में। अच्छा, लोक भवन, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? राजभवन। क्या नाम था पहले इसका?
राजभवन, जहां पे राज्यपाल बैठता है, नाम क्या था? राजभवन। और अभी नाम क्या पड़ गया इसका? लोक भवन। तो ये भी याद रखना, नया नाम क्या है? लोक भवन। यदि पॉलिटी में पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, राज्यपाल कार्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो लोक भवन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपके गणतंत्र दिवस के सम्मान जो समारोह आयोजित किया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में शाम को एट होम कार्यक्रम आयोजित किया गया था लोक भवन में, ठीक है। पुलिस पदक सम्मान प्रदर्शित प्रदान किए गए 17 पुलिस कर्मियों को। जो राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, है ना, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के बारे में अपने क्या पढ़ा कि वहां पे आपके जो राजस्थान झांकी को पॉपुलर चॉइस का तृतीय पुरस्कार मिला। राजस्थान झांकी की थीम याद रखनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कहाँ पे आयोजित किया गया था? आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, है ना, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसमें 17 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक सम्मान प्राप्त हुआ, 17 पुलिसकर्मियों को। उसमें सबसे मेन पुरस्कार है राष्ट्रपति पदक, जो कि विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया डीआईजी शांतनु कुमार को। किसको प्रदान किया गया था? डीआईजी शांतनु कुमार को राष्ट्रपति पदक पुरस्कार प्रदान किया गया विशिष्ट सेवा के लिए। भाई याद रखना इसको, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपसे मनोरंजन में प्रश्न आएगा कि गणतंत्र दिवस के दौरान पुलिस पदक सम्मान में राष्ट्रपति पदक विशिष्ट सेवा के लिए किसे प्रदान किया गया? राजस्थान के डीआईजी है शांतनु कुमार, इन्हें प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पुलिस पदक किसे प्रदान किया गया? याद रखना, आईजी सत्येंद्र सिंह, जो कि सीआईडी से है, सीआईडी में आईजी है सत्येंद्र सिंह, इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया। कौन सा पदक है? राष्ट्रपति पुलिस पदक, ठीक है, याद रखने वाली बात है। उसके बाद में है राष्ट्रपति पदक गृह रक्षा के लिए, तो घनश्याम सिंह को गृह रक्षा के लिए, घ से याद रखना, घनश्याम सिंह को गृह रक्षा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला। राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला आईजी सत्येंद्र सिंह को, और राष्ट्रपति पदक मिला विशिष्ट सेवा के लिए डीआईजी शांतनु कुमार को, ठीक है। तो ये याद रखना, इस स्लाइड से आपका एक प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ 2026 का आयोजन किया गया। ये इसका 19वां संस्करण है। भाई कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है, याद रखना। आयोजन किया गया था होटल क्लार्क्स आमिर में 15 से 19 जनवरी 2026 को। 15 से 19 जनवरी को आमिर में आपका होटल है होटल क्लार्क्स। नाम क्या है इसका? होटल क्लार्क्स, जो कि आमिर जयपुर में है। यहाँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। प्रायोजक कौन है? वेदांता समूह प्रायोजक, जो स्पॉन्सर करता है ना, स्पॉन्सर कौन है इसका? वेदांता समूह है। और आयोजक कौन है? किसने आयोजित किया? तो टीम वर्क आर्ट्स संस्था, संस्था का नाम क्या है? टीम वर्क आर्ट संस्था है। इसने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया, याद रखना इस बात को। जयपुर बुकमार्क का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। इस दौरान जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान जयपुर बुकमार्क का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था, याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे लिखी हुई है, वैसे आप समझ गए होंगे, मैं पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये और ये, आपसे ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीन चीजें हैं, 3 पॉइंट है। बाकी चीजें आप पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, पर ये 3 चीजें जरूर याद रखना। इस महोत्सव के दौरान, इस फेस्टिवल के दौरान, जो कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मनाया गया था आपके 15 से 19 जनवरी को, ठीक है। इसके दौरान आपके 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा? 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। भाई इंपॉर्टेंट है, पहले भी ये पुरस्कार पूछा गया है राजस्थान में। तो 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र को, किसे? यतीन्द्र मिश्र कवि है, यतीन्द्र मिश्र कवि और लेखक है, इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। काव्य संग्रह है इनका बिना कलिंग विजय। कलिंग विजय आपको पता है, अशोक वाली विजय। अशोक ने कलिंग विजय किया तो उसके बाद में धर्म की नीति अपनाई थी, बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, पता नहीं लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया इसमें, इस युद्ध में। तो याद रखना, यतीन्द्र मिश्र, जिनका काव्य संग्रह कौन सा है? बिना कलिंग विजय। बहुत महत्वपूर्ण है भैया ना, आपसे सीधा भी पूछ लेगा कि बिना कलिंग विजय किसका काव्य ग्रंथ है ना, ऐसे आएगा आपके मनोरंजन में। तो यतीन्द्र मिश्र का है। करंट अफेयर का प्रश्न है, आप सोचोगे कि साहित्य का प्रश्न कहां से आ गया। उसके बाद में है द्वारका प्रसाद अग्रवाल। क्या नाम है? द्वारका प्रसाद अग्रवाल। ये किसे मिला? पीयूष मिश्रा को, ठीक है। पीयूष मिश्रा को कौन सा पुरस्कार मिला है? द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार मिला। और यतीन्द्र मिश्र को मिला है महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। 11वां पुरस्कार है। एडिशन की बात करें तो यतीन्द्र मिश्र को यह पुरस्कार मिला है। पुस्तक कौन सी है? बिना कलिंग विजय। द्वारका प्रसाद के पीयूष मिश्रा को पुरस्कार मिला था। और पीयूष मिश्रा की पुस्तक कौन सी है? तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। हंसना नहीं है भैया ना, पुस्तक का नाम है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। अपने आप को
अपनी नेगेटिविटी, अपनी अपनी औकात दिखाने के लिए भी अपन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में। ये तो लोगों का गुमान है, लोग सोचते हैं कि हम बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है, अपनी कोई औकात नहीं है जब दुनिया की बात करें, क्योंकि पृथ्वी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें हैं, ठीक है, अपन कुछ नहीं जानते उनके बारे में। और उसके बाद में अगर बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में तो अस्तित्व भी हमारा जीरो है ना। तो पीयूष मिश्रा ने इस बात को बताया कि हम कुछ नहीं है, हमारे बिना भी चीजें चलती है। तो पीयूष मिश्रा की पुस्तक है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। उसके बाद में एक पुस्तक है दे अन, क्या नाम इस पुस्तक का, दे अनबिकमिंग, ठीक है, नाम तो तोड़ लीजिए, दे अनबिकमिंग, दे अनबिकमिंग, है ना। पुस्तक चर्चा में क्यों थी, क्योंकि इसका विमोचन किया गया। कार्तिकेय वाजपेयी की ये पुस्तक है, क्या नाम है, कार्तिकेय वाजपेयी, ठीक है, नाम ही ऐसा है, कार्तिकेय वाजपेयी। अच्छा, ये जो आपके इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति कौन थे, जगदीप धनखड़, उनके दामाद हैं, क्या नाम है, कार्तिकेय वाजपेयी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, दे अनबिकमिंग। पुस्तक का नाम याद रखना भाई, है ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा, दे अनबिकमिंग, ठीक है, दे अनबिकमिंग, ये पुस्तक है। पुस्तक का नाम याद रखना भाई, किसकी है ये पुस्तक, तो कार्तिकेय वाजपेयी की, कार्तिकेय वाजपेयी, याद रखना इस पुस्तक को, महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। यतेंद्र मिश्र, याद रखना पुस्तक का नाम, बिना कलिंग विजय, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा, तो नाम तो याद हो गया पुस्तक के हिसाब से, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल ने मिला था, ठीक है। और जयपुर लिटरेचर महोत्सव आपके होटल क्लार्क्स में आयोजित किया गया, टीम वर्क आर्ट संस्था द्वारा इसको आयोजित किया गया। और इसी दौरान जयपुर बुकमार्क का 13वां संस्करण भी आयोजित किया गया था, ठीक है, याद रखना भाई। उसके बाद में एक और आपके प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026, इसका 3रा संस्करण आयोजित किया गया था, भारत रिन्यूएबल एक्सपो, नाम याद रखना, भारत रिन्यूएबल एक्सपो। आयोजन किया गया था बीटी रोड ग्राउंड है, यहाँ पे बीटी रोड पे, ग्राउंड छोड़ दीजिए आप, तो याद रखना बीटी रोड मानसरोवर, 16 से 18 जनवरी को, 16 से 18 जनवरी 2026 को। बीटी रोड कहाँ है, आपके मानसरोवर में है, मानसरोवर कहाँ है, आपके जयपुर में है। तो यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है, भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026। आयोजन राजस्थान का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा एक्सपो है, क्या है ये राजस्थान का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा एक्सपो है, याद रखने वाली बात है, राजस्थान का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा एक्सपो। इसके आयोजक कौन है, फर्स्ट व्यू ग्रुप, फर्स्ट व्यू ग्रुप इसके आयोजक है। सहयोग किया था इसमें राजस्थान सोलर एसोसिएशन, राजस्थान ऊर्जा विभाग और एमएनआईटी। राजस्थान में एमएनआईटी है, मालवीय नगर जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहां पे इसका आयोजन किया गया, इसने सहयोग किया था इसमें। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात थी आपके पूगल में, पूगल कहाँ था, आपके बीकानेर में, पूगल सोलर पार्क का जो कि मेगा प्रोजेक्ट है, इसकी प्रस्तुति की गई थी, इसको प्रस्तुत किया गया था, मॉडल को, इसके मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। और ये मॉडल की क्षमता क्या है, इसकी बैटरी स्टोरेज क्षमता है आपके 6400 MWH मेगावाट्स हावर, ठीक है। तो याद रखना पूगल सोलर पार्क जो है मेगा प्रोजेक्ट है आपके बीकानेर में, बीकानेर में है ये, ठीक है। तो इसकी क्षमता याद रखना भैया ना, क्योंकि इसके मॉडल को प्रस्तुत किया गया था आपके भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 में, इसके मॉडल को प्रस्तुत किया गया है। तो इसकी क्षमता आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। पोगल याद रखना, बीकानेर का मेगा प्रोजेक्ट है, सहयोग किया है राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने, राजस्थान ऊर्जा विभाग ने और राजस्थान एमएनआईटी ने। आयोजक कौन है, फर्स्ट व्यू ग्रुप इसका आयोजक है। राजस्थान का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा एक्सपो है, राजस्थान का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा एक्सपो है। आयोजन वीटी रोड जो कि आपके ग्राउंड है मानसरोवर में, जयपुर में, इसका आयोजन किया गया था। ये 3रा संस्करण है, ठीक है, याद रखना भाई। उसके बाद में आगे चलते हैं, राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया आपके 8 से 9 जनवरी को जयपुर में। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन, क्या नाम है सम्मेलन का, राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन है, आयोजित किया गया था आपके जयपुर में, 2 दिवसीय है, 8 जनवरी को और 9 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम याद रखना भाई, ये भीम नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है ना, भीम आपके, ठीक है। थीम क्या है इसके, विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था, क्या थीम है, विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था थीम है इसकी। और मुझे लगता है कि आपको थीम रट लेनी चाहिए। अभी वैसे आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी है, जो अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो जुलाई में शायद, है ना, तो वहां इस तरह की चीजें पूछी जाती है ना। तो विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था इसकी थीम है। शुभारंभ किया गया था, शुभारंभ मतलब कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान इन 4 चीजों को जो अपन पढ़ने वाले हैं इनका शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम है राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026,
जयपुर में इसका आयोजन किया गया। थीम याद रखनी है, विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। इसमें किन चीजों का शुभारंभ किया गया, याद रखने वाली बात है, ई विजिटर्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अच्छा, शुभारंभ किसने किया था, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इनका शुभारंभ किया गया। ई विजिटर्स पोर्टल, नाम याद रखना भाई, E0FIR, E0FIR, इसका शुभारंभ किया गया। आपसे स्टेटमेंट में प्रश्न आएगा कि E0FIR का शुभारंभ राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में किया गया, सही बात है। ई विजिटर्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया, सही बात है। राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तिका का विमोचन किया गया, ये पुस्तक लॉन्च की गई, राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तिका। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल, इसकी स्थापना की घोषणा की गई 350 करोड़ रुपए की लागत से। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल, सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल, इसकी घोषणा की बात की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 350 करोड़ रुपए ये बजट है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कितनी राशि से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल की स्थापना होगी, याद रखना। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के दौरान इसकी घोषणा की गई है। 8 से 9 जनवरी 2026 को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था इसकी थीम है, ठीक है। राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, R4C, आर मतलब आपके राजस्थान, उसके बाद में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, 4C हो गए, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, है ना, याद रखना है। राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, पहली बात तो ये कि भारत में भी एक संस्था है भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C, आई फिर इंडिया फिर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, है ना। I4C की तर्ज पर R4C का गठन किया जाएगा, समझ गए। उसके बाद में है स्थापना की जाएगी राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में, RPA, राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है। तो इस पुलिस अकादमी में आपकी स्थापना की जाएगी R4C की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐसी घोषणा की है कि R4C की स्थापना करेंगे। एक अलग बात है आपकी कि वर्ष 2026 में नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2026 को किसका वर्ष घोषित किया गया, नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष, नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी, याद रखना भाई इसको, नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया गया है 2026 को। I4C की तर्ज पर R4C का गठन किया जाएगा, RPA, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में, ठीक है। उसके बाद में है राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026, शॉर्ट में है राजस्थान अच्छा ये AL नहीं है, AI है, ठीक है, AIML पॉलिसी, राजस्थान AIML पॉलिसी, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मतलब मशीन लर्निंग। इस पॉलिसी की शुरुआत की गई राजस्थान में, राजस्थान मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी प्रदान की है। किसने मंजूरी प्रदान की है, राजस्थान मंत्रिमंडल ने। उद्देश्य क्या है, डिजिटल इंडिया के तहत राजस्थान को IT हब बनाना। भाई अगर AI पॉलिसी आ रही है, ठीक है, मशीन लर्निंग पॉलिसी आ रही है, तो आपके IT हब का विकास होगा, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास होगा, ठीक है। तो राजस्थान को इंडिया में IT हब के रूप में विकसित करना और शासन को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और जो ट्रांसपेरेंसी होती है शासन में, जो ई गवर्नेंस का प्रयोग होता है उसे बढ़ाना, इस तरह के इसके बोलने वचन वाले उद्देश्य है, याद रखना। प्रत्येक विभाग में AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि प्रत्येक विभाग में AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। राजस्थान में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। राजस्थान AI पोर्टल लॉन्च किया गया। ये 3 चीजें हैं, क्या क्या है, पॉलिसी का नाम क्या है, राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पॉलिसी, ठीक है, शॉर्ट में भी नाम मिलेगा आपको, राजस्थान AIML पॉलिसी, है ना। अब इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो सारी पॉलिसीज है अपन उनको बाद में एक साथ और पढ़ लेंगे, सारी पॉलिसीज को एक साथ, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी हो चुकी है 2025 में, और जनवरी में भी 4 पॉलिसी आई है आपके, और दिसंबर में भी पॉलिसी थी, नवंबर में भी पॉलिसी थी कुछ। वहां से प्रश्न आपके आएगा, चाहे इकोनॉमिक में हो, आर्थिक समीक्षा में हो, या आपके सीधे करंट अफेयर से प्रश्न आए। तो सारी पॉलिसीज अपन एक साथ पढ़ लेंगे। अभी थोड़ा सा डिटेल है जो देख लीजिए एक बार, कि इसमें पहली बात तो बात की गई कि प्रत्येक विभाग में, हर विभाग में एक AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। किसकी, AI नोडल अधिकारी, ठीक है, याद रखना प्रत्येक विभाग में है, ना कि संभाग में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में प्रत्येक जिले में AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक संभाग में नहीं, प्रत्येक विभाग में AI नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। राजस्थान में AI फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और राजस्थान AI पोर्टल भी लॉन्च किया गया, राजस्थान AI पोर्टल लॉन्च किया गया। पॉलिसी का नाम याद रखना भाई, है ना, कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
राजस्थान क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन, राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई थी आपके कहाँ पे, जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। सबसे बड़ी याद रखने वाली बात क्या है कि ये एक बड़ा कार्यक्रम है जो कि जिसमें विश्व स्तरीय निवेशकों ने भाग लिया और 6 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया। राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित की गई, 6 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित की जाएगी आपके फरवरी में। ठीक है, तो इस समिट के प्री समिट के रूप में, ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया गया, 10 दिसंबर को, लेकिन 27 नवंबर को क्या हुआ था कि प्री समिट का आयोजन किया गया कि भाई इस तरह के एक तरह का रिहर्सल हो जाता है वो, है ना। तो इसके लिए एक तरह की प्री समिट है राजस्थान क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन किसकी, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। ठीक है, का एक पूर्व अभ्यास कार्यक्रम था। मुख्य एजेंडा क्या था, विमर्श का आधार, ये जो आपके राजस्थान क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन है इसका विमर्श का आधार क्या है, आपके 3 सूत्र इन्होंने दिए, पीपुल प्लेनेट और प्रोग्रेस। पीपुल प्लेनेट, प्लेनेट पर रहकर पीपुल्स की प्रोग्रेस करने के लिए इंडिया एआई मिशन के 7 चक्र, है ना। इंडिया एआई मिशन में कितने चक्र है, 7 चक्र है, वो इंडिया एआई मिशन में पढ़ेंगे। तो उन 7 चक्रों को ध्यान में रखना है और 3 सूत्र है, पीपुल प्लेनेट और प्रोग्रेस, इनको ध्यान में रखते हुए मुख्य एजेंडा प्रस्तुत किया गया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पूर्व अभ्यास के रूप में इसका आयोजन किया गया जेईसीसी सीतापुरा में। ठीक है, आगे चलते हैं, कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 क्या है आपके, कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 इसका आयोजन किया गया था आपके चंबल रिवर फ्रंट आर्ट हिल ऑक्सीजोन सिटी पार्क कोटा में। चंबल रिवर फ्रंट कहाँ है आपके, कोटा में। ठीक है, अच्छा एक और पढ़ाया था मैंने अभी जो शायद दिसंबर के करंट में पढ़ाया था कि जो आपके रिवर फ्रंट है, पहला कौन सा है, चंबल पे है, दूसरा कहाँ बन रहा है, याद रखना भैया ना, राजस्थान का दूसरा चंबल फ्रंट, सॉरी चंबल नहीं, रिवर फ्रंट, चंबल का तो एक ही है, राजस्थान का याद रखना भैया ना, एक साथ आपका रिपीट हो जाए इसलिए बता रहा हूँ, राजस्थान का दूसरा रिवर फ्रंट, राजस्थान का दूसरा रिवर फ्रंट कहाँ बनेगा, अच्छा राजस्थान की 2 नदियों पर रिवर फ्रंट है ना, राजस्थान में दूसरा चंबल रिवर फ्रंट कहाँ बनेगा आपके, एक तो है चंबल नदी का रिवर फ्रंट, चंबल नदी कोटा में, ये पहला है। उसके बाद में है माही नदी पर, उसके बाद में कहाँ है, माही नदी पर है। ठीक है, और राजस्थान की 2 नदियों पर रिवर फ्रंट बना हुआ है, 2 नदियों पर रिवर फ्रंट अभी बना हुआ है, माही बांसवाड़ा वाला प्रस्तावित है। 2 नदियां कौन कौन सी है, एक है आपके साबरमती जिसपे गुजरात में रिवर फ्रंट बना हुआ है, और दूसरी है आपके चंबल। ठीक है, ये याद रखना, रिकॉल हो जाएगा आपके, वैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपन। उद्घाटन किया गया था, कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपके, ओम बिरला, ओम बिरला जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आयोजक संस्था कौन है, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान तथा राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान इसकी आयोजक है, याद रखना। उद्देश्य की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना, हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना। अच्छा हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन जिले आएंगे आपके, वही आपके 4 जिले, कोटा, वारा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, आपके झालावाड़ हो गया, बारा हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया। तो इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आरंभ किया गया, आयोजन किया गया। आयोजक कौन है इसके, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान तथा राजस्थान पर्यटन विभाग। ओम बिरला जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चंबल रिवर फ्रंट और आर्ट हिल ऑक्सीजोन सिटी पार्क है आपके कोटा में, यहाँ इसका आयोजन किया गया था कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का। ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद में है राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, याद रखना जेईसीसी सीतापुरा में इसका आयोजन किया गया। जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। आयोजक कौन है, टाई ग्लोबल और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान। ठीक है, टाई ग्लोबल संस्था है आपके, टाई ग्लोबल और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार। थीम क्या है इसकी, प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता। क्या है, प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता इसकी थीम है। भागीदार की बात करें तो 1200 से अधिक वैश्विक कंपनियों और निवेशकों ने इसमें भाग लिया था। अच्छा इसमें कुछ सत्र आयोजित किए गए थे, कुछ सेशन आयोजित किए गए थे। सेशन कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। नो फियर नो लिमिट्स, अब आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट में
कौन बल्लेबाज है जिसको देखकर आप ये बोलते हो कि नो फियर नो लिमिट्स? वो बात अलग है कि आज की पूरी टीम ही नो फियर नो लिमिट्स पे खेलती है, जैसे अपन ने कल देखा होगा। ठीक है, तो नो फियर नो लिमिट्स सत्र की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग जी ने, ठीक है, कौन है आपके क्रिकेटर है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इस सत्र का आयोजन, इस सत्र में संबोधन दिया था आपके नो फियर नो लिमिट्स, नो फियर नो लिमिट्स, है ना। उसके बाद में है लीडरशिप बियॉन्ड लेवल्स, लीडरशिप बियॉन्ड लेवल्स, इस सत्र का संबोधन किया था आपके, किसने किया था? स्मृति ईरानी। ठीक है, किसने? स्मृति ईरानी द्वारा इस सत्र का संबोधन किया गया था, जो कि महिला सशक्तिकरण को संबोधित है। किसको समर्पित है? महिला सशक्तिकरण को। और जो वीरेंद्र सहवाग द्वारा किया गया था सत्र का आयोजन, वो है आपके नेतृत्व क्षमता और विकास, युवाओं में, युवाओं में नेतृत्व क्षमता और विकास। ठीक है, युवाओं में नेतृत्व क्षमता और विकास को समर्पित है नो फियर नो लिमिट सत्र। और लीडरशिप बियॉन्ड लेवल्स सत्र जो स्मृति ईरानी जी ने संबोधन दिया था इसमें, वो किसको समर्पित है? महिला सशक्तिकरण को। जयपुर कॉमिकॉन का आयोजन भी किया गया, जो आपके राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया था, इस दौरान जयपुर कॉमिकॉन का भी आयोजन किया गया। याद रखना, जेईसीसी सीतापुरा में इसका आयोजन किया गया। टाई ग्लोबल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, टाई ग्लोबल संस्था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में है सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस मनाया गया हाल ही में। याद रखना भाई, कौन सा? 263वां सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 17 जनवरी को। 17 जनवरी को जब सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस मनाया गया था, और इसके कार्यक्रम का आयोजन किया गया था आपके कार्यक्रम सवाई माधोपुर में, और शुभारंभ किया गया था 17 जनवरी को। ठीक है, इस दौरान आपके 18 जनवरी को सवाई माधोपुर के 263वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया था? अमरूद महोत्सव का। अच्छा, बात किसकी चल रही है? बात चल रही है कि सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस मनाया गया, 17 जनवरी को ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन 18 जनवरी को अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया। अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर के 263वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, और देश में पहली बार, भाई यहां से प्रश्न तो आएगा, अमरूद महोत्सव का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा था ये, है ना। अमरूद महोत्सव का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, याद रखना है इसको। देश में पहली बार अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। अभी एक और पढ़ा था अपन ने, राजस्थान जो सॉरी कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट, किसका? कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट, इसका आयोजन किसने किया था? इसका उद्घाटन किसने किया था? ओम बिरला द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का, और अमरूद महोत्सव जो कि सवाई माधोपुर में मनाया गया था, इसका भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 2 दिवसीय महोत्सव है, याद रखना। इसकी अध्यक्षता की है आपके कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल द्वारा, इसकी अध्यक्षता की गई। BNRVही, भाई इस पर स्टार लगा लीजिए। हालांकि जब मैंने सुजस पढ़ाई थी आपको, सुजस पत्रिका जब पढ़ाई थी मैंने, वहां भी आपको पढ़ाया था ये VNRVही क्या है आपके, याद रखना। VNRVही आपके अमरूद की लोकप्रिय प्रजाति है। भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है? VNRVही। ठीक है, ये नाम है आपका, इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा ये VNRVही। ठीक है, वैसे विही किसकी किस्म है? गेहूं की, है ना, ब्रीही। और आपको विही से याद रखना है, ये अमरूद की किस्म है। ठीक है, याद रखना है इसको। अमरूद प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना की जाएगी 150 करोड़ रुपए की लागत से। कहां पे? सवाई माधोपुर में अमरूद प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना की जाएगी 150 करोड़ रुपए की लागत से, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, याद रखना। सवाई माधोपुर में 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रसंस्करण प्लांट, भाई याद रखने वाली बात है, अमरूद प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना की जाएगी। लागत भी याद रखनी है। अब अमरूद देख के आप सवाई माधोपुर कर दोगे, लेकिन 150 करोड़ रुपए भी आपको याद रखना है। ठीक है, 150 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी। BNRVही को नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न आएगा। अमरूद की लोकप्रिय किस्म में जो आपके समारोह आयोजित किया गया था अमरूद महोत्सव, देश में पहली बार राजस्थान में सवाई माधोपुर में आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसकी अध्यक्षता की है कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल द्वारा, इसकी अध्यक्षता की गई है। ठीक है, और इसमें एक और बात याद रखना, इसमें लिखा है नहीं है, आपकी पत्रिका में बच गया है, वैसे कल अपन पढ़ लेंगे उसको। आपके जो शहद उत्पादन में, शहद उत्पादन वैसे सूजस में पढ़ा दिया था ये,
तो शहद उत्पादन में आपके जो राजस्थान है वो 5वें स्थान पर है। राजस्थान 5वें स्थान पर, ठीक है, बस इतनी सी बात है। राजस्थान शहद उत्पादन में 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है, ठीक है। शहद उत्पादन राजस्थान 5वें स्थान पर है। और मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? टोंक और भरतपुर में, है ना। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र लिख देता हूं मैं एक बार। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र टोंक और भरतपुर में बनेगा 10-10 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। 10-10 करोड़ रुपए की लागत से मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र बनेगा आपके टोंक और भरतपुर में, ठीक है। टोंक और भरतपुर में याद रखना है। और शहद उत्पादन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है, ठीक है। अब शहद उत्पादन राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है, ये आपको पता है। लेकिन एक और बताया था मैंने आपको अभी, जो पीएम कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, इसके घटक ए प्लस घटक सी, घटक ए व सी में राजस्थान कौन से स्थान पर है? राजस्थान प्रथम स्थान पर है देश में, ठीक है। भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है पीएम कुसुम योजना के घटक ए व सी में, ये याद रखना भाई, ठीक है। पीएम कुसुम योजना के घटक ए व सी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। दोनों घटक आपको याद रखने हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या देखी थी अभी अपन ने? शहद उत्पादन में, शहद उत्पादन राजस्थान देश में शहद उत्पादन में कौन से स्थान पर है? 5। अच्छा, ये जनवरी महीने में चर्चा में थे, करंट अफेयर के प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ ना। 5वें स्थान पर, पहले पे कौन है? यूपी। तो राजस्थान देश में शहद उत्पादन में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर, ठीक है। एक योजना चल रही थी आपकी, प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है। ये योजना चल रही थी। इस योजना में पंजीकरण में, ठीक है, पंजीकरण में कौन से स्थान पर है राजस्थान? पहले स्थान पर है। पंजीकरण में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, ये याद रखने वाली बात है। पंजीकरण में पहले स्थान पर है। और ऋण वितरण में कौन से स्थान पर है? ऋण वितरण, ऋण वितरण में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो याद रखना, ऋण वितरण में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। दूसरे पे ही है क्या? एक बार देख लेते हैं। ऋण वितरण में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ऋण वितरण में दूसरा स्थान। और प्रशिक्षण और टूल किट में, प्रशिक्षण और टूल किट, प्रशिक्षण और टूल किट में राजस्थान कौन से स्थान पर है देश में? तृतीय स्थान पर, है ना, तीसरा स्थान। तो ये तीन ही चीजें राजस्थान की जनवरी के महीने में, है ना, जिसमें राजस्थान का स्थान है, ठीक है। और राजस्थान की पुलिस अकादमी जो आरपीए है, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी, ये शायद अपन ने नहीं पढ़ा आज, पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी कौन से स्थान पर है? देश में पहले स्थान पर, देश में प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान पर क्यों है? क्योंकि महिला अत्याचारों में इन्होंने कमी दर्ज की है, ठीक है। राजस्थान पुलिस अकादमी देश में पहले स्थान पर है, ठीक है। ये चार चीजें हैं, याद रखना। रैंकिंग का एक प्रश्न आता है आपके, राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था, ठीक है, याद रखनी है। पीएम कुसुम योजना में घटक ए व सी में पहला स्थान है, शहद उत्पादन में 5वां स्थान है, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है उसके जो 18 कंपोनेंट चलते हैं, 18 व्यवसायों में 13,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है इस योजना में। तो राजस्थान पंजीकरण में पहले स्थान पर है, ऋण वितरण में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, प्रशिक्षण और टूल किट में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और राजस्थान पुलिस अकादमी की बात करें तो राजस्थान पुलिस अकादमी देश में कौन से स्थान पर है? याद रखना, देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका।
तो आज का करंट अफेयर अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। जनवरी महीने में अपनी एक क्लास और बाकी रहेगी जो कल है, उसमें अपन का स्पोर्ट वाला सेगमेंट बाकी रह जाएगा। तो कल अपन स्पोर्ट वाला सेगमेंट और प्रमुख जो चर्चित स्थान है वो अपन कल कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा शायद आपके कुछ बचा हुआ है, ये बाकी था आपके, ठीक है। बामनवास कंकर क्या है? गांव का नाम है बामनवास कंकर, ग्राम पंचायत है। ये उत्तर पश्चिम भारत की पूर्ण जैविक प्रमाणित ग्रामीण ग्राम पंचायत निकाय है। ग्राम निकाय है, ग्राम पंचायत है, ठीक है। राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत। दो बातें हैं, प्रश्न आएगा आपके बनने नजर में, राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत कौन सी है? कौन सी है भाई? तो आपके बामनवास कंकर। ये देखिए, इसमें महिला और पुरुषों ने शपथ ली है, लेकिन इसमें सर्वाधिक संख्या में कौन है? महिलाएं, ठीक है। तो राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत कौन सी है? बामनवास कंकर है। उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्ण जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत, ये उत्तर पश्चिम भारत की भी पहली है और राजस्थान की भी पहली है, ठीक है। कहाँ आती है? जिले का नाम क्या है? कोटपुतली बहरोड, ठीक है। कोटपुतली बहरोड में ये आती है। जो प्रमाणन प्रदान किया गया था एनपीओपी और सीओएफईडी, कोफेड और एनपीओपी, नेशनल जो भी फुल फॉर्म है मुझे नहीं पता इसका, ठीक है। तो एनपीओपी प्लस सीओएफईडी, इनके द्वारा इसे पुरस्कार, ये जो सम्मान है, ये जो प्रदान किया गया है आपके मानक प्रमाणीकरण, इसको प्रदान किया गया है एनपीओपी द्वारा, ठीक है। इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म एनपीओपी। क्या नाम है इसका? नेशनल नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। और कोफेड द्वारा इसको प्रमाणन प्रदान किया गया था, ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था, ठीक है। किसे? बामनवास कंकर को। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मान लीजिए कि आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले जैविक गांव का दर्जा दिया गया था आंधी, जयपुर का गांव ही है ना, उसे चर्चा में था। अभी आपके बामनवास कंकर को याद रखना है, ठीक है। इसको अवार्ड, ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है एनपीओपी और कोफेड द्वारा, ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। और ये उत्तर पश्चिम भारत की और राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम निकाय है, ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको नविका एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और भी जिसकी एक और क्लास बाकी है उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।